हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नून इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एजुकेशन का एसईसी का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3। एजुकेशन के दो सब्जेक्ट हैं हमारे, एक एसईसी में और एक डिसिप्लिन में। हम एसईसी का पढ़ेंगे। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है गाइस? विकलांगता की और क्षमता के बीच के अंतर, मतलब अंतर बताने विकलांगता में और क्षमता में। भूमिका क्या है इसकी, आप वो देखिए। दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता की प्रतिशतता उनके आर्थिक व शैक्षिक स्तर की स्थिति तथा अपंग राहत भत्ता व दिव्यांगता पहचान पत्रों से संबंधित तथ्यों की सही जानकारी इत्यादि का आकलन करता है। और विकलांगता का क्या अर्थ है, आप वो देखिए। ये 1 जनवरी 1996 को प्रकाशित हुआ था और 7 फरवरी 1996 को अधिसूचित किया गया था। विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम मूल रूप से सुविधाओं को बताते हैं कि विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति इस पक्ष में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और प्रतिष्ठानों पर जिम्मेदारियों और दायित्व का हकदार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी विकलांग कैसे कहते हैं? विकलांग जो डिसेबल होते हैं, यानी कि सभी कार्य नहीं कर पाते। कोई कोई होते हैं कि चल नहीं पाते, कोई सुन नहीं पाते, कोई बोल नहीं पाते हैं, कोई देख नहीं पाते हैं, कोई सोच नहीं पाते। जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क विकलांगता जो होती है, सभी प्रकार की होती है उसमें। अब जैसे ये विकलांगता की परिभाषा मेरियम वेबस्टर के अनुसार क्या लिखा गया है, वो देखिए। विकलांगता एक शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक या विकासात्मक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के कुछ कार्यों या कार्यों में संलग्न होने या सामान्य दैनिक गतिविधियों के बातचीत में भाग लेने की क्षमता को बाधित, हस्तक्षेप या सीमित करती है। वही जैसे अभी हमने बताया कि कोई कार्य ना कर पाना, कोई पूर्ण तरीके से कार्य ना, उन्हें पूरे तरीके से काम, सही तरीके से काम ना कर पाना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि परिभाषा विकलांगता के सभी पहलुओं को शामिल करती है और यह स्पष्ट रूप से बताती है कि वास्तव में अक्षम करने की स्थिति के प्रकार और प्रभाव क्या हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी विकलांगता को एक शारीरिक या मानसिक स्थिति के रूप में परिभाषित करती है जो किसी व्यक्ति की गतिविधियां, इंद्रियों या गतिविधियों को सम्मिलित करती है। यानी कि गतिविधि यानी कोई कार्य ना कर पाना, कोई गतिविधि ना कर पाना, कोई क्रियाकलाप ना कर पाना, ये सब। क्षति और विकलांगता के बीच अंतर क्या है, देखिए। इस स्थिति में कोई व्यक्ति अक्षम नहीं है। इस व्यक्ति की स्थिति परिस्थितियों से मुकाबला कर पाने की उस व्यक्ति की अपनी योग्यता, क्षमता पर निर्भर करता है। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई क्षति अथवा अपंगता व्यक्ति को कुछ क्षेत्रों में अक्षम बना सकती है, परंतु अन्य क्षेत्र में वह उस क्षति या अपंगता के कारण अक्षम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा टॉपिक है शारीरिक विकलांगता की। शारीरिक विकलांगता क्या होती है, यानी कि शरीर पे जो विकलांगता होती है वो। आपको शारीरिक से ही पता चल रहा है कि किसके बारे में, यानी कि शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में। शारीरिक विकलांगता एक ऐसी समस्या है जिससे जीवन की या एक से अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियां प्रभावित होती हैं। शारीरिक विकलांगता के प्रकार, उनके कारण और जीवन पर उनके प्रभाव के तरीके असीमित हैं। शारीरिक विकलांगता को परिभाषित इस आधार पर किया जाता है कि वह किस तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रही है। शारीरिक विकलांगताएं जन्मजात, एक्सीडेंट या किसी बीमारी के कारण हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जन्मजात कैसे होगी? किसी को बर्थ से ही कोई प्रॉब्लम होती है कि वो चल नहीं पाता या देख नहीं पाता, ये शरीर की है ना। जैसे किसी के हाथ में प्रॉब्लम होती है, किसी के पैर में प्रॉब्लम होती है, किसी के एक्सीडेंट्स होती है कि कोई जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है वो सब, या किसी बीमारी के कारण कोई बीमारी हो जाती है, उससे उसकी बॉडी का वो पार्ट खराब हो जाता है। यह प्रेगनेंसी या व्यक्ति के बचपन के समय हुई बीमारियों के कारण भी हो सकती है। एक्सीडेंट, चोट, संक्रमण या अन्य बीमारियों की वजह से भी शारीरिक विकलांगता हो सकती है तथा वह आनुवंशिक भी हो सकती है। शारीरिक विकलांगता परीक्षण डॉक्टर द्वारा किया जाता है और इसका इलाज इसके प्रकार और प्रभावों करने की तीव्रता पर निर्भर करता है। मतलब जो इसके प्रकार होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसके हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। इसमें फिजिकल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। फिजिकल थेरेपी जो होती है, मतलब कि सिकाई वगैरह जो होती है आजकल, वो सब भी किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉमिस्टिक पक्षाघात। प्रॉमिस्टिक पक्षाघात या सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी को इंग्लिश में बोलते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग तथा पॉलिसी का अर्थ किसी एक विकारीय क्षति से है जो व्यक्ति गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है। एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक विलियम लिटिस ने 1760 ईस्वी में बच्चों में पाई जाने वाली असमानताओं से संबंधित चिकित्सा की चर्चा की थी, जिसमें हाथ एवं पाँव की मांसपेशियों में कड़ापन पाया गया था, यानी कड़ापन यानी कड़क हो जाना।
ऐसे बच्चों को वस्तु पकड़ने तथा चलने में कठिनाई होती है, जिससे लंबे समय तक लिटिस रोग के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी को कौन सा नाम दिया गया था? लिटिस रोग। अब इसे प्रमस्टेव पश्चात सिब्रेल पॉलिसी कहते हैं। सिब्रेल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग तथा पॉलिसी का अर्थ है ऐसी असमानता या क्षति जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करती है। प्रमस्टेव पश्चात का अर्थ है। अब हमारा सिब्रेल पॉलिसी के प्रकार कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है वो देखिए। सेरेब्रल पॉलिसी के 5 प्रमुख प्रकार हैं: स्पॉटिक, गतिभंग, एथेटॉइड, हाइपोटोनिक और मिश्रित प्रकार। ये कितने हैं? इसके 5 प्रकार हैं। सेरेब्रल पॉलिसी के अनुभव वाले व्यक्तियों के आंदोलन प्रकार हैं इसके आंदोलन के प्रकार इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि इसके मस्तिष्क की चोट न उनके मांसपेशियों की टोन को किसी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। अब हमारा श्रवणबंधिता एवं दुर्बलता। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई व्यक्ति सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम पाया जाता है, जो उसे हम अक्षम कह सकते हैं, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम। श्रवण यानी सुनने में बंधिता, और इस अवस्था को श्रवण क्षतिग्रस्ता कहा जाता है, यानी वही सुनने में प्रॉब्लम किसे कहते हैं? हमारे देश में इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित प्राय हर आयु वर्ग के लोग पाए जाते हैं, जिसके अनेक कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ध्वनि प्रदूषण एवं अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। श्रवण क्षतिग्रस्त को समझने के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है कि सामान्य श्रवण प्रक्रिया के विषय में जानकारी रखें। श्रवण बाधित होने के कारण, अब इसमें कारण क्या क्या होते हैं वो देखिए। बचपन के बहरापन का पारिवारिक इतिहास, परिवार के सदस्यों में बहरापन। अब जैसे कोई परिवार में बहरा है तो वो बर्थ के हिसाब से भी होता है। वैवाहिक विवाह, चाचा भतीजी, पहले चचेरे भाई जैसे घनिष्ठ संबंधों के बीच विवाह। रक्त समूह की जटिलता या विसंगतता, गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक रोगी बीमारी जैसे सिकलिस, जर्मन खसरा या बुखार के साथ रुबेला, काटमांड, इससे भी हो जाता है। गर्भवती माँ की बहुत खराब शारीरिक स्थिति से भी होता है। गर्भवती माँ द्वारा अत्यधिक शराब या निकोटीन का सेवन से होता है। ऑटोडिक्स दवाइयों का सेवन से होता है। एक्सरे के लिए अत्यधिक जोखिम से भी हो सकता है। अब हमारा दृष्टिबाधिता, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है? दृष्टिबाधिता। दृष्टि से आपको पता चल रहा है, यानी कि देखना, आंखों के लिए ये दृष्टिबाधिता शब्द परंपरागत शब्द है। इसके लिए दृष्टिहीन एवं आंशिक रूप से दृष्टिहीन शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अमेरिका में स्थापित दृष्टिहीन के संघ ने इसके लिए दृष्टि अक्षमता, न्यून दृष्टि एवं आंशिक दृष्टि भिन्न भिन्न शब्दों का उपयोग किया, यानी कि वही आंखों के, यानी जो देख नहीं सकते उनके लिए देता है। वह अपने कार्य समय करने में असमर्थ होते हैं। दृष्टिबाधित के कारण कौन कौन से होते हैं देखिए। दृष्टिबाधिता के निम्नलिखित कारक हैं, जैसे कि गुणसूत्र संबंधित कारक, जेनेटिक कॉजेस। दृष्टि संबंधी गुणसूत्रों के दोनों में अल्प दृष्टि दोनों यानी कि मायोपिया, दूरदृष्टि यानी कि हेमिपोरिया तथा एस्ट्रिग्मेस विशेष है। रेटिनाइसिस पिगमेंटोसा विरासत में प्राप्त अंधापन का सबसे आम कारण है। सेकंड टॉपिक आता है हमारा जन्मजात विकास। ऐसे दोषों में एनाफेल्मिया, माइक्रोफेल्मिया यानी कि ऑक्सीरिया एवं एंट्रोडिक जैसे दोष सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वंशानुक्रम के दोषों में रेटिनाबोलियम तथा शिशु मोतियाबिंद शामिल किए जाते हैं। लगभग 42% दृष्टिबाधित वंशानुक्रम कारणों से होती है। थर्ड हमारा सामान्य रोग यानी कि जनरल डिसीज। गर्मी या सुजाग भारत में दृष्टिबाधिकरण का प्रमुख कारण है। न्यूरोफिलिस ने नेत्र तंत्रिका के कट जाने से दृष्टिबाधिता उत्पन्न हो जाती है। जो आँख में एक तंत्रिका होती है उसके कट जाने से दृष्टिबाधिता हो जाती है। मधुमेह एवं गुर्दे संबंधी रोग भी दृष्टिबाधिता उत्पन्न होते हैं। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, यानी कि जो डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है वो, और गुर्दे यानी कि किडनीज की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी दृष्टिबाधिता होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रसव पर्व तथा प्रसव पश्चात कारक। गर्भवती माँ द्वारा सेवन की गई विशेष औषधियाँ। दिमागी बुखार या जर्मन खसरा माँ से गर्भाशय से स्थानित हो जाता है, जो बच्चों में अंधापन का कारण बनता है। दुर्घटना, संक्रमण, चोट लगना तथा जलना आदि की दुर्घटनाएं दृष्टिबाधिता का कारण बन जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा आंखों में चोट लगना, इंजरी ऑफ द आईज। खेलते समय या काम करते वक्त या दुर्घटना के कारण किसी भी आंखों में चोट लगने से
दृष्टि हानि होती है। विशेष तौर पर कॉर्निया में चोट लगने से दृष्टि होने जाती है। कॉर्निया एक पार्ट का नाम है आइज में जो होता है वो। 6 पॉइंट हमारा आंखों का संक्रमण, इन्फेक्शन ऑफ द आइज। क्लेमाइडा टेक्नोसिस नामक संक्रमण सूर्यकिरण के कारण होने वाले आंखों की दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकती है। ये विकासशील और अविकसित देशों में खराब पानी और स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में होता है। सेकेंड है हमारा मंद दृष्टि। ये मूल रूप से बचपन में किसी आंखों के कम उपयोग से दृष्टिहीन उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दोनों आंखों अलग अलग प्रोजेक्ट करती हैं और मस्तिष्क का अलग अलग संकेत भेजती हैं। लंबे समय तक किसी आंखों के कम उपयोग करने से मस्तिष्क कमज़ोर आंख से छवियों को बंद या दबा सकता है और कमज़ोर आंख के विकास को रोक सकता है। 8 पॉइंट हमारा मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। आमतौर पर लेंस स्पष्ट रूप से प्रकाश को जाने देता है जो रेटिना पर केंद्रित होता है, लेकिन मोतियाबिंद होने पर यह प्रकाश को लेंस से आसानी से गुजरने से रोकता है, जिससे दृष्टि को हानि होती है। ये बीमारी आमतौर पर बुजुर्गों को प्रभावित करती है। ऐसे रोग में ग्रस्त व्यक्ति को बादल या कुहासा छाए हुए जैसे धुंधली छवि दिखाई देती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा तंत्रिका विकार। तंत्रिका विकार क्या है वो देखिए आप। तंत्रिका संबंधी विकार तंत्रिका तंत्र या रोग है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर में चलने वाली तंतुओं की एक श्रृंखला से बना होता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों में संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वलीनता। स्वलीनता क्या हो देखिए। स्वलीनता ऑटिज्म मस्तिष्क के विकार के दौरान होने वाले विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वप्रणयता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना, मतलब ये एक ही काम को बार बार एक ही बात को रिपीट करना, एक ही काम को रिपीट करना। ये सब बच्चों के 3 साल होने से पहले ही शुरू हो जाता है। इन लक्ष्यों को समुच्च सेट आत्मसम्मान को हल्के कम प्रभावी आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकार ASD में से अलग करता है, जैसे कि हर्मस सिंड्रोम। अब हमारा आइटम यानी सिविलता के लक्षण क्या है। मरीज इसमें केवल कुछ या सभी व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं या कुछ इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। जो बच्चे अपने नाम से पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया नहीं देते। हम एक बच्चे होते हैं उनको उनके नाम से बार बार बोल रहे हैं, लेकिन वो हमसे जवाब नहीं दे रहे, वो अपने नाम को नहीं जानते कि वो उनका नाम है। उन गतिविधियों में रुचि की कमी जिसमें सामान्य बच्चे रुचि रखते हैं, जैसे अन्य बच्चों के साथ खेलना, अन्य बच्चों से मित्रता करना। 3rd पॉइंट हमारा माता पिता या अजनबियों से बात करते समय आँखों के संपर्क से बचना। 4th है हमारा सामान्य भाषण विकसित करने में देरी। नेक्स्ट हमारा नीरज या रोबोटिक स्वर में बोलना। जो बच्चे अक्सर बात नहीं करते और अकेले रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है किसी व्यवहार को नियमित रूप से दोहराना, जैसे हाथों की एक निश्चित गति या शरीर को हिलाना। थोड़े जटिल प्रश्न या निर्देशों को समझना और उत्तर देने में परेशानी। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना। जो शिशु भाव या हावभाव नहीं देखते वो 24 महीनों की उम्र तक आवाज़ नहीं करते और शिशु भाषा में बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता किसे कहते हैं वो देखिए। बौद्धिक विकलांगता AID है ये, जैसे यूनाइटेड किंगडम ने सामान्य सीखने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है, और पूर्व में मानसिक मंदता MR एक सामान्यतः न्यूरोटॉमिक विकार है जो काफ़ी बिगड़ा हुआ बौद्धिक और अनुकूली कामकाज की विशेषता है। इसे 2 या 2 से अधिक अनुकूली व्यवहारों में कमी के अलावा 70 के तहत एक IQ द्वारा प्रकाशित किया गया है जो रोज़मर्रा सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। बौद्धिक कार्यों में DSM-V के तहत तर्क क्षमता, समाधान योजना, अपूर्त सोच, निर्णय शैक्षिक सीखने और निर्देश और अनुभव से सीखने और नैतिक मूल्यांकन और मानकीकरण प्रस्तुत द्वारा पुष्टि किए व्यवहारिक समझ के रूप प्रभावित किया गया है। अनुकूली व्यवहार को वैचारिक, सामाजिक और व्यवहारिक कुशल के रूप में भी प्रशासित किया जाता है, जिसमें लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए गए कार्यों को शामिल किया गया है। इसके लक्षण है हानि का स्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए गंभीर
में होता है। जैसे कुछ शुरुआत लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। पहुंचने में देरी है, मोटर कौशल विकास, बैठना, रेंगना, चलना, ये सब होता है। सेकंड है बात करना सीखने में धीमापन, या बात करना शुरू करने के बाद भाषण और भाषा कौशल के साथ निरंतर कठिनाई आती है। स्व सहायता और स्व के देखभाल के कौशल में कठिनाई, कपड़े पहनना, धोना, खुद को खिलाना, ये सब। खराब योजना या समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, व्यवहार और सामाजिक समस्याएं, बौद्धिक रूप से विकसित होने में विफलता या शिशु के बच्चे जैसे व्यवहार जारी रखना, स्कूल में रहने में समस्या, नई परिस्थितियों के अनुकूल या समायोजित करने में विफलता, सामाजिक नियमों को समझने और उनका पालन करने में कठिनाई। तो गाइस आज हमारा ये यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 आज हमारा कंप्लीट होता है एजुकेशन का। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।